पटाया, थाईलैंड। एक नॉर्मल सा दिन था। दो छोटे भाई, एक 13 साल का और दूसरा सिर्फ 8 साल का, एक लोकल इंटरनेट कैफे में एंटर करते हैं। दोनों अपनी फेवरेट गेम्स खेलने के लिए अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अक्सर किया करते थे। स्क्रीन्स के सामने बैठकर गेम्स की दुनिया में खो जाना और पूरा दिन वहीं वेस्ट कर देना। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़के को अपने शोल्डर पर किसी के हाथ का टच महसूस होता है। जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पास एक और बच्चा खड़ा होता है। वो भी लगभग उन्हीं की एज का था, एक स्ट्रेंजर, लेकिन वो फ्रेंडली था। वो दोनों भाइयों से बात करना शुरू करता है और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट गेन कर लेता है। फिर वो उन्हें एक ऑफर देता है। उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसका एक फ्रेंड पास में रहता था जिसके पास एक स्पेशल कंप्यूटर था, एक ऐसा कंप्यूटर जो उनके करंट कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और सबसे बड़ी बात, उस कंप्यूटर में दुनिया के हर गेम्स अवेलेबल थे। वो बच्चा बोलता है कि वो अभी अपने फ्रेंड्स के घर जा रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं जाना चाहता था। उसकी रिक्वेस्ट सिंपल थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दोनों भाइयों को ये ऑफर मना करने की कोई वजह नहीं दिखी। आखिरकार वो बच्चा उन्हीं की एज का था। उन्हें कोई डेंजर फील नहीं हुआ, ना कोई रेड फ्लैग दिखाई दिया, और इसी वजह से उन्होंने उसके साथ जाना एक्सेप्ट कर लिया। वो बच्चा उन्हें एक नियर बाय अपार्टमेंट की बिल्डिंग में ले गया। फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गए 7 फ्लोर तक, और फाइनली वो एक डार्क रूम के अंदर एंटर हुए। लेकिन वहां कोई पावरफुल गेमिंग कंप्यूटर उनका वेट नहीं कर रहा था, और ना ही कोई फ्रेंडली फ्रेंड। वहां कुछ और था, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे डेंजरस प्रेडेटर्स में से एक बनने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसे बाद में दुनिया सिर्फ एक नाम से जानने वाली थी, मिस्टर स्वर्ड। The worldwide search for a suspected pedophile is concentrated in Thailand this morning. Christopher Neo made international headlines. Christopher Neo, also known as Swirlfing. सालों बाद 2004 में जर्मनी की पुलिस एक पुराने ऑलमोस्ट भूले हुए स्टोरेज यूनिट में एंटर करती है। अंदर पुराने अप्लायंसेस, जंक और यूजलेस चीजों के नीचे उन्हें एक सिंगल हार्ड ड्राइव मिलती है। जब इन्वेस्टिगेटर्स उस ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो मिला वो उनके लिए एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी थी। हार्ड ड्राइव में हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस थी। कुछ इमेजेस नॉर्मल थी, ब्यूटीफुल लोकेशंस, अमेजिंग सीनरी, डिलीशियस फूड, लेकिन उन इमेजेस के बीच कुछ ऐसा भी था जो इन्वेस्टिगेटर्स को हिला देने के लिए काफी था। उन इमेजेस में बच्चों के अगेंस्ट की गई सेक्सुअल अब्यूज की रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स थी, और ये अब्यूज इतना डिस्टर्बिंग था कि वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और सबसे हॉरिफाइंग बात, ये सिर्फ एक विक्टिम केस नहीं था। हार्ड ड्राइव में मल्टीपल अलग अलग इंसिडेंट्स के एविडेंस मिले, इंक्लूडिंग कुछ इमेजेस टीन बॉयज की जो एक डार्क अपार्टमेंट में बिल्डिंग के अंदर ली गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये डिस्कवरी अनफॉर्चुनेटली कोई नई बात नहीं थी। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन केसेस उनके काम का एक पेनफुल पार्ट था, लेकिन इस केस में एक बहुत अलग चीज थी। यूजुअली ऐसे क्राइम्स में ऑफेंडर अपना फेस हाइड करते हैं, वो कैमरे से दूर रहते हैं ताकि अगर कभी अथॉरिटीज उन तक पहुंच भी जाएं तो उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। लेकिन इस बार सब कुछ डिफरेंट था। इन फोटोग्राफ्स में जो आदमी था वो खुद कैमरा के सामने था। वो खुद को हाइड नहीं कर रहा था, बल्कि वो इंश्योर कर रहा था कि वो हर इमेज में विजिबल हो। वो फोटोज के अंदर खुद को पोज कर रहा था, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, जब वो अपने विक्टिम्स की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। लेकिन एक चीज उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर रही थी। उसके फेस पर एक स्ट्रेंज एडिटिंग इफेक्ट लगा हुआ था, एक स्वर्लिंग पिक्सेलेटेड डिस्टॉर्शन, एक ऐसा इफेक्ट जो उसके चेहरे को कम्प्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल बना रहा था। और इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स के पास सिर्फ एक नाम था, मिस्टर स्वर्ड। मिस्टर स्वर्ड को आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टिगेटर्स के लिए अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी थी। पहली नजर में लग रहा था कि उसके फेस पर लगा हुआ इफेक्ट बस एक नॉर्मल सेंसर या ब्लर होगा, और अगर ऐसा होता तो शायद उसकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने इमेजेस को एनालाइज करना शुरू किया, उन्हें समझ आया कि ये केस उनके सोचने से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उन्हें लगा था कि ये ट्विस्टेड फेस को रिमूव करना सिंपल होगा, लेकिन रियलिटी में वो इतना इजी नहीं था। पिक्सेल्स को एक यूनिक तरीके से स्क्रैम्बल किया गया था, और उस टाइम पर ऐसा कोई भी मेथड नहीं था जो इस इफेक्ट को रिमूव कर सके या वापस ले जा सके। जो क्लू उनके सबसे करीब था वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। मिस्टर सॉल्व का फेस
उनके सामने था, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे थे। इस डेड एंड के बाद जर्मन पुलिस ने हेल्प मांगी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरपोल। इंटरपोल एक ग्लोबल क्राइम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। इंटरपोल ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने एक अलग अप्रोच ट्राई की। अगर फेस आइडेंटिफाई नहीं हो सकता तो शायद लोकेशन आइडेंटिफाई की जा सकती है। उन्होंने फोन के अंदर छोटे छोटे क्लूज ढूंढना शुरू किए। बैकग्राउंड्स, बिल्डिंग्स, लोकेशंस, एनवायरनमेंट्स, हर एक डिटेल एनालाइज की गई। अगर वो पता लगा पाए कि फोटोज कहाँ ली गई हैं तो शायद वो ये भी पता लगा सकते हैं कि मिस्टर स्वर्ल कौन था और कहाँ से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन यहाँ भी एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। पहले ग्रुप ऑफ इमेजेस को एनालाइज करने पर पता चला कि वो कंबोडिया से रिलेटेड थी। फिर कुछ इमेजेस में वियतनाम के साइन मिले, उसके बाद थाईलैंड और पोटेंशियली साउथ कोरिया भी। इंस्टेड ऑफ नैरोइंग डाउन द सर्च, ये इन्फॉर्मेशन केस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर स्वर्ल कंट्री से कंट्री ट्रैवल करता था, वहाँ क्राइम्स करता था और फिर वहाँ से निकल जाता था। वो कभी एक जगह इतना टाइम नहीं रुकता था कि अथॉरिटीज उस तक पहुँच सके। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए अब एक क्लियर पिक्चर बन रही थी। मिस्टर स्वर्ल एक मूविंग टारगेट था और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी एक्टिव हो सकता था। इस ऑपरेशन को बाद में नाम दिया गया ऑपरेशन वीको। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज को एक और डिस्टर्बिंग डिस्कवरी मिली। मिस्टर स्वर्ल की इमेजेस सिर्फ उस हार्ड ड्राइव तक लिमिटेड नहीं थी। इंटरनेट के अलग अलग फोरम्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी वो इमेजेस मिलने लगी। हर इमेजेस में वही डिस्टॉर्टेड फेस था और सबसे शॉकिंग बात, ऐसा लग रहा था कि ये इमेजेस मिस्टर स्वर्ल ने खुद शेयर की थी। ये फोटोज ऐसे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही थी जहां क्रिमिनल्स एक दूसरे के साथ इलीगल मटेरियल शेयर करते थे। इन ग्रुप्स में एक डिस्टर्बिंग कल्चर था। जो लोग अपना फेस और बॉडी कंटेंट में शो करते थे उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। ये पूरा ग्रुप एक तरह का ट्विस्टेड सिंबल बन चुका था और इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आया कि शायद मिस्टर स्वर्ल ने अपना फेस इमेजेस में इसलिए दिखाया था क्योंकि वो रिस्पेक्ट गेन करना चाहता था। वो हाइड नहीं करना चाहता था। वो अपने क्राइम्स को प्रूव करना और अपने जैसे क्रिमिनल्स के बीच रेपुटेशन बनाना चाहता था। और ये डिस्कवरी एक और हॉरिफाइंग ट्रुथ लेकर आई। हार्ड ड्राइव में जो इमेजेस मिली थी वो मिस्टर स्वर्ल के कंप्लीट क्राइम्स का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। ऑनलाइन फोरम्स और चैट रूम से और भी फोटोज रिकवर हुई। टोटल इमेजेस का नंबर बढ़कर ऑलमोस्ट 300 तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी मिस्टर स्वर्ल का कोई नाम नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई लोकेशन नहीं थी। अथॉरिटीज एक ऐसे इंसान को चेस कर रहे थे जो प्रैक्टिकली एक गोस्ट बन चुका था। लेकिन फिर एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू आया। ऑनलाइन पोस्टिंग को एनालाइज करते वक्त इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि एक जगह मिस्टर स्वर्ल ने मिस्टेक कर दी थी। उसने अपना आईपी एड्रेस प्रॉपर्ली हाइड नहीं किया था। इस छोटी सी गलती ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक इम्पोर्टेंट क्लू दे दिया। आईपी एड्रेस को जिस सिटी में लोकेट किया गया वो थी वैनकूवर, कनाडा। अब अथॉरिटीज के पास पहली बार एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। मिस्टर स्वर्ल का लिंक वैनकूवर से था। इससे ये पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हुई कि वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हो सकता है। ऐसे लोग जो उन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं जहां लॉज वीक होते हैं या इन्फोर्समेंट डिफिकल्ट होती है, ताकि वो अपने क्राइम कर सकें और पनिशमेंट से बच सकें। मिस्टर स्वर्ल भी कुछ ऐसा ही करता हुआ लग रहा था। एशिया की मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल करता, वहाँ क्राइम करता, फिर मटेरियल्स लेकर वापस आता और ऑनलाइन शेयर करता। ये केस अब भी सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी वक्त जब अथॉरिटीज उसकी लोकेशन और आइडेंटिटी के करीब पहुंच रहे थे, इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ मेंबर्स अब भी एक इम्पॉसिबल लगने वाली पॉसिबिलिटी पर काम कर रहे थे। क्या स्वर्ल इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता था? क्या उस आदमी का असली फेस वापस देखा जा सकता था? और अगर हाँ, तो मिस्टर स्वर्ल को ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो सकता था। जवाब उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। यूजुअली जब किसी इमेज को ब्लर या सेंसर किया जाता है तो ओरिजिनल पिक्सेल्स रिमूव या कंप्लीटली डिसऑर्डर कर दिए जाते हैं। मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन मिस्टर स्वर्ल के केस में ऐसा नहीं हुआ था। ये इफेक्ट पिक्सेल्स को डिलीट नहीं कर रहा था, बस उन्हें एक न्यू पैटर्न में रीअरेंज कर रहा था। जिसका मतलब ये था इमेज के अंदर अब भी उसके फेस के ओरिजिनल पिक्सेल्स मौजूद थे, बस वो एक कंफ्यूजिंग स्वर्ल के अंदर छुप गए थे। और अगर वो पिक्सेल्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाए जा सके तो उसका फेस दोबारा बन सकता था।
और अचानक एक ऐसा मोमेंट आया जो शायद इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू था। एक इन्वेस्टिगेटर ने वही सॉफ्टवेयर यूज किया जिससे ओरिजिनल स्वर्ल इफेक्ट क्रिएट किया गया था। उसने एक इमेज ली, फिर उसी स्वर्ल इफेक्ट को अप्लाई किया और उस इफेक्ट को रिवर्स कर दिया, और फिर जो सामने आया वो था मिस्टर सॉल का असली चेहरा। तीन साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन के बाद 2004 से लेकर 2007 तक फाइनली इन्वेस्टिगेटर्स के पास उस आदमी की आइडेंटिटी थी। एक सिंगल क्लिक ने वो कर दिखाया था जो सालों की मेहनत नहीं कर पाई थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास सिर्फ एक डिसऑर्डर्ड इमेज नहीं थी, अब उनके पास एक रियल फेस था। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्वेस्टिगेटर्स को पता था कि हर गुजरता दिन नए विक्टिम्स का रिस्क बढ़ा सकता है, और इसी वजह से इंटरपोल ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। उन्होंने दुनिया भर के मेजर न्यूज आउटलेट से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि वो इस आदमी का फेस पब्लिक में शेयर करें। उनका गोल सिंपल था, अगर पुलिस नहीं पहचान पा रही तो शायद दुनिया में कोई और पहचान लेगा। मिस्टर सॉल का फेस टेलीविजन पर आया, इंटरनेट पर स्प्रेड हुआ, न्यूज रिपोर्ट्स में दिखाया गया। एक एनोनिमस प्रेडेटर की सर्च एक इंटरनेशनल मैनहंट बन चुकी थी, और सिर्फ कुछ ही टाइम में वो आदमी एनोनिमस नहीं रहा। अथॉरिटीज को अब बिलीव था कि सस्पेक्ट एक कैनेडियन सिटीजन था। उसका नाम था क्रिस्टोफर पॉल नील, और यहीं पर वो ओरिजिनल पिटाया इंटरनेट कैफे वाली स्टोरी दोबारा सामने आई। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि जो बच्चा उन दो ब्रदर्स को अपार्टमेंट तक लेकर गया था वो खुद भी क्रिस्टोफर नील के इन्फ्लुएंस में था। उसने शायद बिना समझे क्रिस्टोफर के लिए विक्टिम्स को लूर किया। एक इनोसेंट चाइल्ड को मैनिपुलेट करके एक प्रेडेटर ने अपने क्राइम्स के लिए यूज किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रिस्टोफर नील के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी एग्जामिन किए गए। उसके माई स्पेस पेज पर एक लाइन ने इन्वेस्टिगेटर्स को डिस्टर्ब किया। उसने लिखा था, लविंग एशिया, विल आई एवर कम बैक। क्रिस्टोफर नील अब अथॉरिटी से बचने के लिए भाग रहा था। जब उसका चेहरा दुनिया भर की न्यूज में आ गया तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। उसने साउथ कोरिया छोड़ दिया और थाईलैंड की तरफ ट्रैवल किया। अथॉरिटीज को जल्दी पता चल गया कि क्रिस्टोफर नील थाईलैंड में हो सकता है। उसकी साइटिंग अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट होने लगी। हर नई इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस उसके और करीब पहुंच रही थी। अब वो एक ऐसा आदमी था जिसे पूरी दुनिया देख रही थी, एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव। आखिरकार पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि क्रिस्टोफर नील एक रिमोट एरिया में छुप रहा है, थाईलैंड के एक ऑलमोस्ट अबैंडन्ड घर में। और फिर पुलिस ने उस जगह पर रेड की जहां सालों से चल रही मिस्टर सॉल की सर्च खत्म हुई। क्रिस्टोफर पॉल नील को अरेस्ट कर लिया गया। एक मल्टी एयर इंटरनेशनल मैनहंट का एंड हो चुका था। अरेस्ट के बाद थाईलैंड अथॉरिटीज ने उस पर केस चलाया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अथॉरिटीज सिर्फ उन क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूशन कर सकती थी जिनके लिए उनके पास थाईलैंड में इनफ एविडेंस था, और वो एविडेंस था पिटाया के इंटरनेट कैफे से जुड़े हुए वो टीनेज बॉयज का केस। उस क्राइम के लिए क्रिस्टोफर नील को थाईलैंड में सेंटेंस मिली। उसे 5 साल की सजा दी गई, लेकिन ये सेंटेंस बहुत लोगों को काफी कम लगा। प्लान ये था कि थाईलैंड की सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद क्रिस्टोफर नील को कनाडा भेजा जाए, और होप थी कि कंबोडिया, वियतनाम और दूसरे कंट्रीज भी अपने केसेस परस्यू करें। अथॉरिटीज का गोल था कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में स्पेंड करे। लेकिन फिर एक शॉकिंग डिसीजन लिया गया 2012 में, जब क्रिस्टोफर नील की थाईलैंड सेंटेंस खत्म हुई और उसे कनाडा डिपोर्ट किया गया, तो कैनेडियन अथॉरिटीज ने उसे रिलीज कर दिया। उस वक्त उस पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गईं। उसे कहा गया कि वो कभी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन नहीं कर सकता। उसे स्कूल और पार्क से दूर रहना होगा और उसे रजिस्टर्ड ऑफेंडर के रूप में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन फिर भी वो जेल में नहीं रहा, वो सोसाइटी में वापस आ गया। अथॉरिटीज का आर्गुमेंट था कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। उसके क्राइम्स मल्टीपल कंट्रीज में हुए थे, बहुत से विक्टिम ऑफिशियली सामने नहीं आए थे, और क्योंकि कई क्राइम्स कनाडा के सोल पर नहीं हुए थे, लीगल एक्शन लेना डिफिकल्ट था। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये डिसीजन समझना मुश्किल था। एक ऐसा आदमी जिसके अगेंस्ट इतने डिस्टर्बिंग एविडेंस मिले थे, वो एक बार फिर फ्री था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिलीज होने के 1 साल के अंदर
2013 में अथॉरिटीज को पता चला कि क्रिस्टोफर नील ने अपनी कंडीशंस वायलेट कर दी थी। उसने एक कंप्यूटर खरीदा था और इंटरनेट एक्सेस किया था। उसका क्लेम था कि वो सिर्फ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखने के लिए इंटरनेट यूज कर रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका डिवाइस सीज किया तो उन्हें वही मिला जिसका डर था। उस डिवाइस में फिर से इलीगल चाइल्ड अब्यूज मिला। टोटल 25 इमेजेस रिकवर हुई और उनमें से 2 इमेजेस में वही डिस्टर्बिंग स्वर्लिंग फेस इफेक्ट था। मिस्टर स्वर्ल वापस आ चुका था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि क्रिस्टोफर नील ने रिलीज के बाद भी अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स मेंटेन किए हुए थे। उसने एक मैसेज में लिखा था, द स्वर्ल लिव्स स्टिल, जिसका मतलब था कि स्वर्ल अभी भी जिंदा है। ये मैसेज इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक क्लियर इंडिकेशन था कि वो अपने पास क्राइम से डिस्टेंस नहीं बना चुका था। इस बार अथॉरिटीज के पास एक और चांस था। उन्होंने क्रिस्टोफर नील को दोबारा अरेस्ट किया। अब सबको लग रहा था कि इस बार पनिशमेंट सीरियस होगी, क्योंकि पहली बार उसे अरेस्ट करना क्लियरली एक मिस्टेक साबित हो चुका था। लेकिन कोर्ट का डिसीजन फिर भी बहुत लोगों को डिसअपॉइंट कर गया। क्रिस्टोफर नील को सिर्फ 5 और 6 महीने की सजा मिली और थोड़ी ही देर में वो दोबारा जेल से बाहर निकल गया। मिस्टर स्वर्ल की कहानी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जहां लॉ एनफोर्समेंट ने एक इम्पॉसिबल चैलेंज को सॉल्व किया, एक अनोनिमस प्रेडेटर को आइडेंटिफाई किया, एक इंटरनेशनल मैनहंट कंप्लीट किया, लेकिन फाइनल आउटकम ने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट छोड़ दिया। एक आदमी जिसके एक्शंस ने कई जिंदगियां परमानेंटली चेंज कर दी। वो सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से वो पनिशमेंट फेस नहीं कर पाया जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसी वजह से मिस्टर स्वर्ल का केस इंटरनेशनल क्राइम हिस्ट्री के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग केसेस में से एक माना गया। एक केस जहां विलेन पकड़ा गया, लेकिन एंडिंग वो नहीं थी जो दुनिया चाहती थी। ओके गाइस, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।